हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना आशुतोष, आपका आशु भैया, आपका सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम ये जो है चैनल के ऊपर एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है फाउंडेशन सीरीज। क्या नाम है? फाउंडेशन सीरीज है, जिसके अंदर हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 12th की 11th की। इस सीरीज के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले उन पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा तीन चीजें देखने को मिलेगी। पहला मिलेगा आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पूरे आपको क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी डिटेल से कराया जाएगा इन वीडियोस के अंदर। दूसरी चीज मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। और तीसरी चीज मिलेगी जेई और नीट लेवल के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 3 दिन का क्या है, लाइव सेशन, लाइव क्लास 3 दिन की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसके लिए इस चैनल पर आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई कहता है कि साइंसपुर आपसे पेमेंट ले रहा है, कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आपको करना क्या है, वहां पर जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको मिलता है, उसको कंप्लीट करना है। ये चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले क्लास 12 का पहला टॉपिक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करता है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की कि सॉलिड क्या होते हैं, किस किस टाइप के आपको सॉलिड मिलते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये सॉलिड रखते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्या करेंगे, यहां पर काम करेंगे। इस सीरीज के अंदर पूरे को आपको क्या है, अच्छे से देखोगे तो सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं सारे क्लियर करवाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूंगा। नीट एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड है क्या? सभी बच्चे कहते हैं सर हम ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही सॉलिड है। बिल्कुल बेटा, वही सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वो स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस रिगिडिटी। क्या मतलब होता है रिगिडिटी का? विच पोजेस रिगिडिटी have definite volume and have definite volume and have definite volume, और क्या होगा इसके, and definite shape, and definite शेप। क्या होती है इस मैटर की वो स्टेट जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है और उसकी डेफिनेट शेप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कह देते हैं। रिगिडिटी की यहां पर एक टर्म यूज की है। रिगिडिटी का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। रिगिडिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसी स्टेट जिसको कंप्रेस करने पर वो इजीली कंप्रेस ना हो, जिसको कंप्रेस करने पर वो इजीली कंप्रेस ना हो, अपनी स्टेट को बरकरार रखे, अपनी स्टेट के अंदर रहे, वो क्या होता है, आपका रिगिडिटी होता है। सॉलिड की डेफिनेशन पता लगी क्या है? स्टेट ऑफ मैटर व्हिच पोजेस रिगिडिटी एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, डेफिनेट मास। ये याद क्या होता है, सॉलिड होते हैं। अब मान लीजिए मैंने 1 केजी का कोई सॉलिड लिया, उसको मैंने दूसरे कंटेनर में डाला, 1 केजी रहेगा वो, 1 से 2 केजी तो नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम उसका फिक्स है। मैंने एक सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर रखा, उसने मान लीजिए 4x4 का स्पेस क्या किया, ऑक्यूपाई किया। दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगा, वो 4x4 का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये नहीं कि जगह छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा सॉलिड के अंदर।
ये चीज आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। सम सब्सटेंस एग्जिस्ट सॉलिड बिकॉज, क्या कारण है कि कोई भी चीज सॉलिड है? सॉलिड होने का कोई तो कारण रहा होगा कि भाई वो सॉलिड ही है। लिक्विड भी हो सकती थी, गैस भी हो सकती थी। पहला होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, दो चीजें प्रेजेंट होती है जिसके कारण कोई भी चीज क्या है, सॉलिड होगी। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और उसकी थर्मल एनर्जी, इन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करते हैं अभी। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है और थर्मल एनर्जी क्या कैसे काम करती है किसी चीज को सॉलिड बनाए रखने के अंदर। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तो चलो मान लिया, थर्मल एनर्जी कैसे हो गई, है ना। अब इसी चीज को हम यहाँ क्या समझते हैं, ट्राई करते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पर क्या, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या टॉपिक ले रहा हूं मैं, पहला इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो उनके पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है। कौन से पार्टिकल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। किस पार्टिकल्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, जो उनको क्या बांध के रखने की ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई पार्टिकल से, दो एटम से, कुछ भी है, अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है इनको जो बांध के रख रहा है वो क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और जो फोर्स है वो क्या, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द फोर्स, these are the force, these are the force exist among the, these are the force exist among the constituent particle, among the स्पेलिंग देख लीजिएगा, constituent particles which try to keep the constituent particle, which try to keep the constituent particles, which try to keep the constituent particles close together, which try to keep the constituent particle close together, मतलब ऐसा फोर्स जो क्या है, constituent particle को पास पास बुला रहा है कि तुम लोग पास पास इसी फॉर्म के अंदर रहो। अगर तुम इस फॉर्म में नहीं रहे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, अगर इसी फॉर्म में रहे तभी तुम्हारा काम चलेगा, तभी तुम क्या कर पाओगे, कुछ काम कर पाओगे। तो क्या कहते हैं, these are the force exist among the constituent particles which try to keep the constituent particles close together, इसी फॉर्म करके बांध के रखने का काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्लियर है ये डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन कर बात करते हैं थर्मल एनर्जी। पहला पॉइंट क्या था, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी। पहला क्या था, कांस्टेंट पार्टिकल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, तो अब दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कैसे काम करती है, दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये वो एनर्जी है जो क्या कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, बनाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। दिस इज द एनर्जी possessed by constituent particles
particles due to temperature, due to temperature। सर ये कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइए। ये क्या करते हैं, अगर एनर्जी कोई पार्टिकल्स पास पास रह रहे हैं, दूर जाने की ट्राई करेंगे तो एक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो एनर्जी क्या है आपकी, थर्मल एनर्जी है। ये एनर्जी क्या करती है, पार्टिकल्स को दूर लेकर जाने का काम करती है। ये क्या करती है, किसी भी पार्टिकल्स को क्या करती है, दूर लेकर जाने का काम करती है, अपार्ट करती है। दिस एनर्जी, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस एनर्जी tries to keep the constituent particles apart as it tend to make move further, apart as the tendency to make move faster, और we say that thermal energy apart the constituent particles। हम क्या कह सकते हैं, जो थर्मल एनर्जी है वो दूर लेकर जाने का क्या कर रही है, काम कर रही है। किस चीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। किस चीज को लेकर गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक या उससे दूर लेकर जाने का क्या कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है। अब थर्मल एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी सॉलिड के ऊपर। देखो क्या होगा, ये क्या करेगा, थर्मल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वाइब्रेशन बढ़ेगा। अब देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यहां पर इसको रख करके, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नीचे वाले का ले लिया, ठीक है जी। अभी यहां देखिए, ये क्या करेगा, मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, ये क्या है मेरे पास, सॉलिड है, कोई भी सॉलिड ले लिया मैंने। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे से क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्या होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। क्या हो जाएंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। फटाफट से इसकी स्ट्रक्चर में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है या नहीं है, बिल्कुल हाई है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इनको बांध कर रखने की ट्राई कर रहे हैं। अब ये बंधे रहेंगे तो क्या देखने को मिलता है हमें, कि मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं ये लोग, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं। ये लीजिए, मतलब ये क्या है, सॉलिड है, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वो क्या है आपका, सॉलिड है। अब यहां देखिए इसको, अगर आप लोगों ने डायग्राम देखा तो इसके अंदर क्या पता लग रहा है, सारे पार्टिकल के क्लोजली पैक्ड है। अब ये सारे पार्टिकल्स जब क्लोजली पैक्ड है तो इनके बीच के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कौन सा लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कैसा लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब मैंने क्या किया, इसी सॉलिड के नीचे क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। बर्नर से क्या है, फ्लेम आ रही है, आग आ रही है, ये क्या कर रही है, इसको हीट प्रोवाइड करा रही है। क्या करा रही है, हीट प्रोवाइड करा रही है। अब ये देखिए, ये क्या कर रही है, हीट प्रोवाइड करा रही है, मतलब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपने आप को स्प्रेड करने की ट्राई करेंगे, दूर दूर जाने की ट्राई। भाई ऑटोमेटिक सी बात है, किसी चीज को अगर मैं हीट दे रहा हूं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब आपको मैं गैस चूल्हे के ऊपर बिठा दूं, ये गर्म तवे के ऊपर बिठा दूं, तो करोगे क्या, भागोगे ना, सियाने हो बेटा है। तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर जाने की ट्राई करेंगे। जब ये दूर जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा।
अब किसी भी चीज के अंदर जब वाइब्रेशन हो रहा है, अब मैं मान के चलूं ये मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा वाइब्रेशन होने के कारण? लिक्विड के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड के अंदर फिर से वाइब्रेशन हुआ, लिक्विड में जब फिर से वाइब्रेशन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर जितनी कम थर्मल एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और जितनी क्या होगी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतना ही कम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब थर्मल एनर्जी क्या है? जितनी कम से कम रखी जाए कोई भी चीज, जितनी ठंडी होगी या जिसके अंदर थर्मल क्या है कम होगी एनर्जी, वो क्या है उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी, सॉलिड स्टेट के अंदर उतनी ज्यादा रहेगी। क्लियर है ये चीज? चलिए, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ये क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? थर्मल एनर्जी बढ़ाई तो क्या हो जाएगी? या इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। सो वी इंक्रीज टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होगी। अगर क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं टेम्परेचर के अंदर, ये किसको शो कर रहा है? टेम्परेचर या हीट को शो कर रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं टेम्परेचर के अंदर, हीट के अंदर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टिकल्स को क्या करती है? मूव कराने में हेल्प करती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो पार्टिकल्स मूव करने की ट्राई करेंगे। मूव करेंगे तो क्या होगा? काम क्या होगा? मूव करते क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? चीजों को समझिएगा, रट्टा मत लगाइएगा, ठीक है? अब यही चीज आपको डायग्राम बना लेने, डायग्राम बनाओगे तो जल्दी याद होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको एक अपोजिट डायरेक्शन में लेकर चलता हूं। चलिए इसको रब कर दीजिए, कर देना। चलिए ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर मैंने क्या कहा कि यहां पर मैंने क्या सॉलिड, ये दूसरा क्या है? लिक्विड, और तीसरा क्या होता है मेरे पास? गैस। मेन 3 स्टेट होती है, वैसे कितनी होती है? 5 स्टेट होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है और एक कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट होती है। गैस के बाद प्लाज्मा आती है, उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं? अगर थर्मल एनर्जी बढ़ा रहा हूं, किसको बढ़ा रहा हूं? थर्मल एनर्जी को। थर्मल एनर्जी को क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं तो कोई गैस क्या होगी? क्या होनी शुरू हो जाएगी? इंक्रीज का साइन लगा लेना यहां पर, ये लीजिए। गैस किसमें बननी शुरू हो जाएगी? किसके अंदर? लिक्विड के, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो मतलब क्या है? थर्मल एनर्जी डिक्रीज करने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज करने पर क्या हो रहा है? थर्मल एनर्जी डिक्रीज करने पर ये क्या है? कोई गैस किसमें आती है? सॉलिड में आती है। मतलब यहां से यहां गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यहां से यहां तक गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, यहां से यहां आए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। यहां लिख लीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, ठीक है? और यहां पर क्या लिखोगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। ये आपका क्या हुआ? थर्मल एनर्जी का इफेक्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। तो मतलब अब मैं क्या कह सकता हूं? किसी भी कम टेम्परेचर पर कोई क्या है? चीज सॉलिड है। क्वाइट लो की थर्मल एनर्जी लोगे तो मतलब क्या है? टेम्परेचर कम तो थर्मल एनर्जी कम, थर्मल एनर्जी कम तो मतलब सॉलिड। और किसी भी हाई टेम्परेचर पर क्या थर्मल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा, जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी उतना ही वो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी भी पार्टिकल की
शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी के ऊपर। किसके, अरे ये तो गिर गया, किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड उसकी थर्मल एनर्जी के ऊपर क्या करती है? कोई भी चीज डिपेंड करती है। क्या करती है? डिपेंड करती है। क्लियर हुआ यहां तक? कुछ 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 समझ आया होगा, है ना? तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नोट्स बनाते जाना भाई, जो जो क्लासेस लगा रहे हो नोट्स बनाते जाना, बहुत जल्दी आपको क्या इनके क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, तो इसीलिए तैयारी रखो, क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट लिख लीजिए। कोई भी सॉलिड है तो वो क्या क्या रखेगा? तो पहला कैरेक्टर क्या बनता है? जितने भी पार्टिकल्स आपके होंगे वो कैसे होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे। कैसे होंगे भाई? क्लोजली पैक्ड होंगे। मान लीजिए मैं क्या बात कर रहा हूं कि मेरे पास पार्टिकल है, कोई भी ये पार्टिकल है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी है इसका, वो सारे के सारे क्या क्लोजली पैक्ड है। क्या है? क्लोजली पैक्ड है। पहला पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, particles of solid, particles of solid is very closely packed, closely packed. Particles of solid is very closely packed because intermolecular force of attraction is high. Intermolecular force of attraction क्या है? Is very स्मॉल। अरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? उसके अंदर क्या है? हाई है, मतलब उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा क्या है? स्पेस कम क्या ले रहा है? कम ले रहा है। ठीक है? क्लोजली पैक्ड बिकॉज a particle of a solid is very closely packed because intermolecular force of attraction is very high, is very high। कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसी पॉइंट को एक और बात में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? पार्टिकल्स ऑफ solid is very high, is very closely packed because closely packed because distance of intermolecular distance या distance of intermolecular particles यूं लिख लीजिए, because intermolecular particles molecular distance is very low। कैसी होती है? बहुत ज्यादा लो होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? उतनी ही कम होगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट लिखूं मैं, इसको एक पार्ट फटाफट से स्क्रीनशॉट। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल the constituent particles occupy the constituent
constituent particles occupy fixed position. Fixed position मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं, जिस पोजीशन पर उनको रहना है उसी पोजीशन के ऊपर वो रहेंगे, अनदर पोजीशन के ऊपर नहीं जाएंगे। इसको भी हम डायग्राम से भी नेक्स्ट क्या अभी करने वाले हैं। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं इसकी, तो थर्ड पॉइंट क्या बनता है मेरा, क्या बन जाएगा, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, the particles of solid oscillated। अब ये oscillated का मतलब क्या होता है सर, oscillated, the particles of solid oscillated about their the particles of solid oscillated about their main position, main पोजीशन। मतलब यहां पर क्या, ऑसिलेटेड का मतलब है घूमना होता है, मतलब मूव करना होता है। ऑसिलेटेड का मतलब क्या होता है, मूव करना होता है। मतलब जो पार्टिकल है सॉलिड के वो अपनी जगह पर क्या करेंगे, मूव करेंगे, उस दूसरी जगह पर जाएंगे ही नहीं, उसी जगह पर अपने आप को मूव करेंगे और वहीं पर क्या हो जाएंगे, वापस आकर स्टेबल हो जाएंगे। तो ये कुछ क्या है, जनरल कैरेक्टर्स है सॉलिड के ऊपर। अब बात करें अगर इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ये रखता है। देखो कोई भी सॉलिड है उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। पहली क्या होती है, दे पोजेस रिगिडिटी, रिगिड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे पोजेस रिगिडिटी, दे पोजेस रिगिडिटी। दूसरी क्या हो जाएगा, इनकी डेंसिटी क्या होगी, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इनकी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, दे पोजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे possess definite shape and definite volume। They possess definite shape and definite volume। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, they are incompressible, incompressible, they are incompressible, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बन रही है इसकी, लो फ्लेक्सिबिलिटी, लो फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या मैं लिख सकता हूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। कैसा होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके अंदर देखने को मिलता है। अब ये लास्ट एंड क्या होती है, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 7 पॉइंट यहां लिख रहा हूं, गुड कंडक्टर ऑफ, हर नहीं होता कंडक्टर्स लिख लीजिए सिर्फ यहां पर, गुड हर कंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं होता, याद रखना।
कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर या दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज है। फटाफट से इसका क्या ले लीजिए आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों? चलिए, यहां तक तो क्या हुई? सॉलिड की जनरल बातें हुई, सॉलिड क्या होता है, कैसे कैसे क्लासिफाई किया है। यहां पर अब देखिए, इसको समझ लेंगे। रिगिडिटी मतलब मैंने बता दिया कि जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इजीली उसी स्टेट में रहते। डेंसिटी हाई है मतलब क्या है? इनके पार्टिकल्स के फिक्स है, तोड़ने पर इजीली नहीं टूट सकते। थर्ड के पोजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये मैं पहली लाइन में बता चुका था। इनकंप्रेसिबल, जब रिगिड है तो मतलब क्या? कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लो फ्लेक्सिबिलिटी, को खींचा नहीं जा सकता, खींच के बड़ा नहीं किया जा सकता जल्दी से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। और कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये होंगे। यहां तक आपके क्या होगा? जनरल कैरेक्टर्स का ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहां पर समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड की। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनको अच्छे से डिटेल से हम लोग समझेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। यहां तक का समझ आया? वीडियो अच्छी लगी, सीरीज के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली वीडियो आएगी, पूरा चैप्टर कराऊंगा, पूरी डिटेल से कराऊंगा, अपनी गारंटी है। अपने यहां लिख कर देते हैं आपको कि पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पीवाईक्यूज होगा, सब कुछ होगा यहां पर। बस आपको क्या है? बने रहना पड़ेगा यहां तक। वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो चैप्टर बहुत जल्दी समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।